सो गाइज आज का जो एजेंडा रहेगा वो हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स करके एक और टॉपिक है सिलेबस में वो कवर करेंगे। एंड स्टैटिस्टिक्स के बाद में ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, आगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। सो ट्रिगोनोमेट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑलरेडी लास्ट बैच का एक्सेस में है ट्रिगोनोमेट्री, राइट। सो ट्रिगोनोमेट्री आपको जितना देख सकते हो देख लो पहले, तो वो रिवीजन की तरह हो जाएगा फिर आपको। नेक्स्ट वीक मतलब अभी स्टैट्स को 2-3 सेशन जाएंगे मैक्स, मतलब नीम सीईटी और महाराष्ट्र एमसीए सीईटी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सम सॉल्व करने के बाद, तो 2 जनरल लेक्चर के लिए, एक हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए, और दैट्स इट। आई थिंक 3 सेशन में हो जाएगा। उसके बाद में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वीक का टॉपिक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, आपको क्या करना है। एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ। स्टैटिस्टिक्स गोल्डन मार्क्स बोलते हैं इसको, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। नीम सीईटी में 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आना ही आना है, निश्चित है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन है, 2 स्टैट्स का आना ही आना है। ठीक है। और 2 क्वेश्चन मतलब यार 24 मार्क्स होता है, कम मार्क्स नहीं है। ठीक है। और महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में मिनिमम मिनिमम 5 क्वेश्चंस, कम से कम 5 क्वेश्चन बनता है, पक्का है। ठीक है। मतलब उस हिसाब से स्टैटिस्टिक्स को इम्पोर्टेंस देना है। तो बहुत से बच्चे जो 2 इयर्स के इसमें थे उनका ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा अभी, और बाकी के लिए फ्रेश रहेगा। सो नोट कर लीजिए स्टैटिस्टिक्स। महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है, बाकी नीम सीईटी में जो कॉमन है पहले हम लोग वो वाला पार्ट कवर कर लेंगे। तो गाइस जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात आती है ना, 2 कॉन्सेप्ट की बात आती है। बहुत से बच्चों का ये कहीं ना कहीं, आपका स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होता ही है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा हुआ ही है। तो एक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और एक आ जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, measure of central tendency, measure of dispersion. डन। सो यहाँ पे देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या। पहले तो ये स्टैट्स और मैथ्स का थोड़ा सा अंतर क्लियर कर देता हूँ, इतना समझ लो। स्टैटिस्टिक्स हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, और जो मैथमेटिक्स होता है वो एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है। मैथमेटिक्स से अगर हम लोग सॉल्व करें किसी चीज को तो वो डेफिनेटली एकदम परफेक्ट आंसर ही आएगा, बस स्टैट्स कुछ अप्रोक्स देगा। और स्टैटिस्टिक्स का एक और बेनिफिट है, जब बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब दैट में बी एनी काइंड ऑफ पॉपुलेशन, ह्यूमन का ही हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो उस पॉपुलेशन को वो वन फिगर में क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे कोई पेरेंट्स अगर आएंगे और मुझे पूछेंगे कि ओवरऑल बीसीए में बच्चों को आपके यहाँ कितने मार्क्स मिलते हैं, सो अगर मैं एक एक बच्चे का कहूंगा तो कैसे काम बनेगा, है कि नहीं। सो अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोल देता हूँ, या फर्स्ट क्लास तो मिल ही जाता है। ठीक है। तो वो एक फिगर क्या किया, डिस्क्राइब कर गया सबको। अब किसी एक को 99 भी रहे होंगे और किसी को 55 भी रहे होंगे, बट मेरा एक फिगर जो है मैं कहाँ लेके आया उन सबको, सेंट्रल, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में जो एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ये जो टर्म्स है, ये बेसिकली किसके अंडर आती है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर आती है। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मतलब क्या है, जो वेरिएबिलिटी होती है डेटा के अंदर, वो आती है मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन करके टर्म है, या वेरिएंस करके टर्म है, रेंज करके टर्म है, तो ये टर्म्स किसके अंदर आएगी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। और बाकी सब किसके अंदर आ जाएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। ठीक है। तो एक कॉमनली ये एक टॉपिक है जो आप सबको पता ही है, अरिथमेटिक मीन। तो जैसे अरिथमेटिक मीन होता है ना दोस्तों, वैसे ही जियोमेट्रिक मीन भी होता है, और एक हार्मोनिक मीन करके भी कॉन्सेप्ट होता है। सो एवरेज की जब बात करते हैं हम, सो एवरेज के अंदर में बेसिकली ये 3 चीजें आ जाती है, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो इन तीनों को जनरली मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज।
और एक होता है जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मीडियन, और एक होता है मोड। इनको पोजिशनल एवरेज बोला जाता है क्योंकि पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। और जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आपको एक ख्याल रखना है, यार ये टॉपिक मेरा हो गया है प्रिपेयर, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, टॉपिक भी मेरा डन हो गया है, तो आपको ये ऑब्जर्व कर लेना है, इफ आई एम गोइंग टू अपीयर नीम सीईटी, तो ये 50 क्वेश्चन से उस टॉपिक के कितने माइनस हो गए। मैंने ऑलरेडी बहुत से बच्चों को ड्यूरिंग माय काउंसलिंग बताया, आपका मिनिमम टारगेट क्या चाहिए, 550 प्लस ये होना। और महाराष्ट्र एमसीए सीटी की बात करें तो 130 प्लस या 130 तक पहुंचना है। 100 क्रॉस कर गए मतलब महाराष्ट्र एमसीए सीटी में अच्छा कर गया। मैक्सिमम टॉपर 130 140 तक पहुंचता है, उसके आगे जाना उसमें भी मुश्किल है, बिकॉज 90 मिनट्स का ही एग्जाम है। सो ये लिख लिया हमने मीडियन मोड। मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन दो टर्म आप बस लिख के रख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, छोटी मोटी टर्म्स इसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन ऐसी भी आती है, बट फिलहाल हमको उसको डिस्कस नहीं करना है। चलो डन, परफेक्ट, ओके। सो हमारा प्राइमरी गोल रहेगा, सबसे पहले हम लोग ये वाले पार्ट में जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं अरिथमेटिक मीन पे वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये डेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने डेटा लिखा, तो गाइस इस डेटा को बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस या डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये हर एक नंबर अपने आप में अलग है, वो किसी ग्रुप में जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे अगर ग्रुप में जुड़ा हुआ मतलब क्या 5 to 10 ऐसा मैंने कोई क्लास में नहीं लिखा उसको, ये हर नंबर अपने आप में अलग है, जैसे आपके मार्क्स, आपके मार्क्स, आपके मार्क्स, ठीक है। अब गाइज अगर मान लीजिए मैं आप पांचों के मार्क्स की बात करूं, या ये 6 है तो 6 के मार्क्स की बात करूं, तो ये अपने आप में इंडिविजुअल है। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, नहीं 20 to 30 के बीच में कितने बच्चे हैं, आप 2 हैं। 30 to 40 के बीच में कितने हैं, नहीं आप 1 है। 40 to 50 के बीच में कितने हैं, बचे हुए 3 बच्चे हैं। तो ये आ जाता है हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज ये बन जाता है फ्रीक्वेंसी कि इस क्लास के अंदर कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है। सो डेटा 3 तरीके से यहाँ पे आएगा, सुन के लीजिए। एक है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आ सकता है, एक आ सकता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आ सकता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा 3 टाइप का होता है, और तीनों टाइप में हमको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अभी ये बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं, आपको ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता ही है कि सर अरिथमेटिक मीन को स्टैटिस्टिक्स में एक्स बार से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, ठीक है। अब ऐसा भी लगता है कि सर एवरेज तो ठीक है हमको पता है, टोटल करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, दैट्स कॉमन, ठीक है। बट ये जो चीज है कि टोटल में क्या रहेगा, देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या रहेगा, ये आपको बहुत से टिपिकल प्रॉब्लम्स में दिक्कत लेके आते हैं, तो वो समझना है हमको। तो ये देखिए एक्स बार का फॉर्मूला क्या है फिर इस केस में, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। एन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इसका मतलब क्या होगा, टोटल ऑफ दिस इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन वी राइट दिस समेशन, मतलब हमको क्या करना है, सबका एडिशन करना है। तो मतलब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 करते करते कहाँ तक जा सकते हैं हम, xn तक जा सकते हैं, और नीचे यही n जितने ऑब्जर्वेशंस होंगे वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो इन अवर केस x1 x2 x3 x4 x5 x6, सो यहाँ पे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 3 प्लस 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। वॉट एवर द आंसर विल बी वो आप निकाल ही लेंगे। तो ये आ गया हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, किसके लिए आ गया, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए। थोड़ा स्पीडली आगे बढ़ते क्योंकि बेसिक्स है। अब गाइज एक डेटा ऐसा आता है, जैसे मैंने लिख दिया 1 kg शुगर
ठीक है। सो केजी ना लिखते हुए मैं अब सिंपली लिखता हूँ 1 2 5 10 और मैंने इनका फ्रीक्वेंसी लिख दिया 5 3 2 8। इसका क्या मतलब है कि 1 केजी शुगर पैकेट खरीदने वाले 5 लोग हैं, 2 केजी शुगर का पैकेट खरीदने वाले 3 लोग हैं, 5 केजी वाले 2 है, 10 केजी वाले खरीदने वाले 8 लोग हैं। ठीक है। सो ये भी एक टाइप का डेटा है, बट ये डेटा भी किसी क्लास में बंधा हुआ नहीं है। ठीक है। ये कैसा है, तो ये है अनग्रुप, ये ग्रुप में नहीं है, अनग्रुप। ये फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोला जाएगा। तो अगर मान लीजिए हमें इसका मीन निकालने कहा जाए, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इन टर्म्स को बाद में क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, एंड ये होता है हमारा टोटल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ 5 इंटू 1 जब हम करेंगे तो इसका मतलब टोटल कितना केजी शुगर गई, 5 केजी गई। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 केजी गई। समझ में आ रहा है। इसका मतलब 10 केजी शुगर, इसका मतलब 80 केजी शुगर। क्लियर। एंड डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, जितने लोगों ने इसको खरीदा उनके टोटल से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है। देखो फॉर्मूला में डाल दिया, फॉर्मूला मैंने सामने रख दिया, वो समझना। और कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कितना केजी शुगर गया, या मान लीजिए हो सकता है ये वेजेस भी हो सकते हैं, सैलरी भी हो सकती है कि 1000 सैलरी मिलने वाले 5 लोग हैं, 2000 मिलने वाले 3 लोग हैं, और अब हमें क्या निकालना है कि ऑन एन एवरेज कितना सैलरी दिया जाता है सबको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली कि हम लोग फोकस इस पे करते हैं, जो टोटल है वो टोटल किस पे फोकस करता है, एक्सआई पे फोकस करता है। ठीक है। और लास्ट इसमें एक्सआई सीधा दिया था तो हमने ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लिए, बट यहाँ पे वो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है बेसिकली कौन देता है, फ्रीक्वेंसी देता है हमको। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, समेशन ऑफ एक्सआई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बहुत बार इस समेशन ऑफ एफ आई को कैपिटल एन भी डिनोट किया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे फाइनली हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, मतलब अभी आप समझ गए कि सर एक्स आई क्या है, एफ आई क्या है, वी नो बोथ द टर्म्स। उनका मल्टीप्लीकेशन करके इनका हम लोग क्या करने वाले अभी, एडिशन। सो जो भी कुछ टोटल आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस दिस, मल्टीप्लीकेशन प्लस दिस प्लस दिस, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और ये कितना है 18, राइट, 8 18। क्लियर। और डिवाइड कर देना है। सो जो भी कुछ आंसर इसका भी आ जाएगा। अगला डेटा दोस्तों ऐसा होता है 5 to 10, 10 to 15, या इसको मैं थोड़ा क्लियर ऐसे कर देता हूँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब इस डेटा को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें और यहाँ पे इनके फ्रीक्वेंसी दिए हुए 5 3 8 2, इसका क्या मतलब हुआ कि 10 to 20 इस रेंज में सैलरी लेने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। सो यहाँ पे सवाल ये उठता है फिर से कि सर एक्सआई क्या होगा, तो एक्सआई हमें उस क्लास का ही निकालना होगा। तो नाम ही हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि ना 10 ना 20, हम लोग क्या लेंगे, मिडल नंबर लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, मिडल नंबर, एंड दैट मिडल नंबर विल बी अवर एक्सआई। 15, 25, 35 एंड 45। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनका क्या करेंगे हम लोग, एडिशन, और अगेन डिवाइडेड बाय एफ आई ओनली। सो फॉर्मूला रिमेन सेम, बट ये जो डेटा मेरे सामने है इसको मैं क्या बोलता हूं अभी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये क्या हो गया, क्लास हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो क्लास है ये क्लास कैसा क्लास है, सो ये कंटिन्यूअस है। कैसा है, कंटिन्यूअस क्लास है। बहुत बार ये कंटिन्यूअस नहीं भी होता है, बट जब भी हमें मीन निकालना है हमको उसको क्या करके लेना है, कंटिन्यूअस करके लेना है। तो अगर कंटिन्यूअस नहीं हो, जैसे ये ऐसा होगा मान लो,
ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें से 0.5 कम, इसमें से 0.5 कम, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ मैं, अलग अलग चीजें। सो ये क्या हो जाएगा 9.5, ये कितना हो जाएगा 90, सॉरी इसमें बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20.5, 30.5, इसमें से घटा देंगे 30.5 और 40.5। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बाद में कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो नॉर्मली अब तक जितने भी सम्स आए प्रीवियस एग्जाम्स में, आपको जनरली वो कंटिन्यूअस के ही एग्जाम्पल देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें किया हुआ नहीं है। तो ये क्लियर है, फार्मूला विल रिमेन सेम, दैट समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन एन, इसमें और कोई स्पेशल वैरायटी नहीं है। ओके, सो एक अभी लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। फिर प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करना है, राइट डाउन। फॉर ए ग्रुप ऑफ 10 observations, for a group of 10 observation on a variable, the mean was found to be 50, but later on it was discovered that the observations 14 and 60 were misread as 40 and 16 respectively. 40 and 16 respectively. Find the correct mean. So अभी जो हमने सॉल्व किया, इसमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा बताओ? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आएगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि क्लियरली बोला है फॉर ए ग्रुप, एक ग्रुप है बट उस ग्रुप में क्लियर बोला है 10 ऑब्जर्वेशन, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन देता हूँ, क्या सही आंसर होगा बताएं मुझे। एक्स बार विल बी 50, x bar will be 51, x bar will be 49.8 and x bar will be 51.8. What will be the correct answer? क्या लगता है आप लोगों को? जो लास्ट स्टैट्स अटेंड किए हैं उनको पता होगा, तो वो लोग सॉल्व करके बताएं, और जो लोग बिल्कुल नया है जिनके लिए वो लोग ध्यान ही दें। बेसिक सा है कि नहीं? यस, वेरी नाइस, ग्रेट। सो आंसर सामने आ गया है दोस्तों, 51.8। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, बराबर है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे मीन दिया हुआ है, बोलो मीन कितना दिया है 50। कितने ऑब्जर्वेशंस के लिए दी है ये मीन? 10 ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो क्या मैं टोटल निकाल सकता हूँ? यस सर, आप टोटल निकाल सकते हैं। बोलिए टोटल क्या हो गया? 500 हो गया, क्लियर है? ओके, फिर यहाँ पे ये बोला है कि सर ये जो टोटल था, ये टोटल में एक गलती हुआ था कि 14 और 60 जो है ये मिसरीड हुआ था। क्या गलती हुई थी हमसे कि 14 60 हमने गलती से क्या रीड कर लिया, 40 एंड 16। सो हमें क्या कर लेना चाहिए सर, ये जो गलत टोटल था, ये गलत टोटल में से 40 और 16 इसको क्या कर लेना चाहिए, माइनस करना चाहिए, और जो सही था वो ऐड कर लेना चाहिए, तो हमें सही वाला टोटल मिलेगा। वो सही वाले टोटल को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें करेक्ट मीन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? इट्स सिंपल।
कि हमें क्या करना था, गलत वाला टोटल निकालना था। गलत वाले टोटल से गलत वाले जो वैल्यू थे वो माइनस करने थे, क्योंकि वो गलत रीड किए थे, उसका मीन 50 था और नए वाले हमको ऐड कर लेने चाहिए। सो ये कितना हुआ बताओ माइनस करने के बाद? यस, 444 और ऐड करने के बाद 518। सो गाइस एक्स बार करेक्ट क्या हो जाएगा, 518 डिवाइडेड बाय 10, सो दिस विल बी 51.8। डन। सो बहुत कॉमन सा है, जनरलाइज है। हटाओ मैं ये। डन। ओके आगे बढ़ते हैं। द एवरेज डेली expenditure for 100 families is known to be ₹25। क्या लगता है ये स्टेटमेंट से क्या समझ में आया आपको? क्या दिया हुआ है? मीन दिया हुआ है और 100 फैमिलीज है ये दिया हुआ है। ठीक है, अब गाइस नोट करते हैं, बट later it was discovered the frequency for the class interval 30 to 40 was wrongly taken as 29 instead of 27. Calculate the correct mean. टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है आपको अभी पता है, उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। आंसर दे रहा हूं। अब ये कौन सी कैटेगरी का हो गया? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ठीक है, सो रॉन्ग फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 29। करेक्ट वाली कौन सी है? 27। चलो वर्क कीजिए। फॉर्मूला आप सबको पता है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों हमारा? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो कौन बताएगा समेशन ऑफ एफ आई कितना दिया है? 100। क्लियर है ना? द एवरेज ऑफ डेली एक्सपेंडिचर फॉर 100 फैमिलीज। 100 फैमिलीज जो है उनका एवरेज हमको दिया हुआ है, वो कितना दिया ये टोटल कितने दिए हुए? 100। और उसका जो एवरेज है वो क्लियरली दिया हुआ है हमको, एक्स बार कितना? 25। सो अकॉर्डिंगली अगर हम चले तो 25 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100। तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? एक्स आई एफ आई मिल जाएगा ना, बराबर है। एक्स आई एफ आई मिल गया। एक्स आई एफ आई बोले तो क्या? टोटल किसका टोटल? क्लास के मिडल वैल्यू का एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल। ओके, सो यहाँ पे हमें एक्स आई एफ आई मिल गया। समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई विल बी 2500। चलो अब आपको यहाँ पे आगे काम करना है। क्या? यस करेक्ट, बी इज आंसर। कैसे? देखो ये जो 2500 है
ध्यान दीजिएगा, इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा। देखो ये 30 और 40 का मिडल वैल्यू क्या हुआ, 35 हुआ। वो 35 इंटू 29 गलत हो गया था ना, बराबर। और सही क्या होगा, 35 इंटू ये होना चाहिए था। समझ में आई बात, बराबर। तो ये कितना मिला, ये मिला 2430। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2430। ये हमें मिल गया यहाँ पे वैल्यू। अब गाइस बोलो आगे क्या करेंगे अभी हम लोग, करेक्ट, ये फ्रीक्वेंसी भी करेक्ट निकालना पड़ेगा ना। टोटल फ्रीक्वेंसी सही क्या था, 100, मतलब जो था वो दिया वो कितना था, 100। लेकिन ये 100 में दिक्कत क्या था सर, 29 गलत था, सही क्या था, 27 था। अब माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 98 आ गया। समझ में आई बात, अब क्लियर है। अब हम लोग सिंपल सी बात है x बार निकालेंगे। सर हमारा मल्टीप्लिकेशन का टोटल ये आता है अपॉन हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी ये आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 24.79 आता है। डन, फिर से बताऊं, ये देखिए दिस इज अवर फॉर्मूला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ये इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं कि सर टोटल फ्रीक्वेंसी 100 होगा, एक्स बार कितना है 25 है, तो यहाँ पे ये एक्स बार की वैल्यू डाल दिया, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू डाल दिया, तो हमको टोटल मिल गया। ये टोटल किसका है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई का है। तो एक्स आई बोले तो क्या, मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन क्लास, और उसको हम लोग उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई किया, जो गलत था वो माइनस किया, जो सही था वो ऐड किया, तो हमें ये क्या मिला, करेक्ट, करेक्ट वाला टोटल। और अब करेक्ट वाला टोटल तो मिल गया, बट डिवाइड करने के लिए करेक्ट वाला फ्रीक्वेंसी का टोटल भी चाहिए। तो जो पुराना फ्रीक्वेंसी था उसमें से ये गलत टोटल फ्रीक्वेंसी में से गलत फ्रीक्वेंसी माइनस करके सही फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया, तो हमें ये सही फ्रीक्वेंसी मिल गया। ये सही वाला है, दिस इज सही वाला, क्लियर, ये नॉट दिस, ये वाला करेक्ट वन, राइट। एंड फाइनली दोनों को डिवाइड किया, 24.79 इज द एक्सपेक्टेड आंसर। क्लियर गाइज, ओके आगे बढ़ते हैं। द मीन वीकली expenditure on petrol of 50 persons was calculated as rupees 116. It was later discovered that one observation was misread as rupees 163. Instead of rupees 136. कैलकुलेट करेक्ट एवरेज। सो ये आपको अभी पता है, एक सेकेंड्स में निकालो, खत्म करो। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल, प्लस माइनस कैलकुलेशन डन। 50 लोग हैं, मीन क्या है, मीन 116 इज द मीन, राइट। मीन क्या है, देखिए द मीन वीकली एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल 50%, बोले तो ये क्लियर हो गया कि हमें जो एन दिया है वो कितना है 50, देयर इज नो क्लास ना, तो ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो गए। एंड मीन हमको दिया है 116,
सो फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट टोटल, ये हमारा फॉर्मूला है. So from this x bar is 116 equal to summation of xi upon 50. So if we multiply this here, okay, xi will be 5800. ये हो गया इनकरेक्ट वाला. कौन सा ये? इनकरेक्ट वाला. फ्रॉम दिस इनकरेक्ट अब हमें क्या करना है? माइनस करना है. किसे माइनस करना है? जो रॉन्ग फ्रीक्वेंसी था. क्या है रॉन्ग फ्रीक्वेंसी बोलो? 163. सो 5800 से 163 जो गलत था वो माइनस करके सही ऐड कर देंगे. सो टोटल विल बी 5773. नाउ दिस इज द करेक्ट टोटल. नाउ दिस इज द करेक्ट वन. सी करेक्ट वन. So now x bar C correct total will be 5773 divided by total number of observations, and this is 115.46. Perfect. ठीक है, तो जो जिन्होंने पहले सेशन अटेंड किया है ना उनका स्पीड दिख के आना चाहिए. जल्दी जल्दी से आपको आना चाहिए. जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपने हिसाब से चलने दीजिए. ओके. सो रॉन्ग वाला किस कैटेगरी से आता है मीन में, ये मैंने बता दिया अभी आपको. ठीक है, पहले आपको 3 कैटेगरी बताया. क्या बताया मैंने? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वाला, एक बताया आपको अनग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला यानी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जिसको कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. अगर डिसकंटिन्यूअस क्लासेस होंगे तो उसको कंटिन्यूअस करके लेना चाहिए. दूसरा चीज दोस्तों, अभी हमने देखा कि किस तरीके से अगर इनकरेक्ट अगर आपका टोटल होगा तो मीन अगर हमें करेक्ट वाला निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे. अब हम लोग देखते हैं कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह इस टाइप का. सो राइट डाउन नेक्स्ट कैटेगरी. द नंबर्स 3.2, 5.8, 7.9 and 4.5 have frequencies a plus 2, a minus 3 and a minus 6 respectively. If their arithmetic mean is 4.876, find the value of a. Find the value of a. तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग इसको डिकोड कर सकते हैं. तो ये एक चीज बताया मैंने, 3 कैटेगरी आपको बताई थी. उसमें से कौन सा कैटेगरी? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट वाला है. क्या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है? ये वर्ड दिख रहा है आपको? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्लासेस नहीं है, तो कौन सा हुआ? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब डेटा विल बी लाइक दिस. यहाँ पे क्लियर दिया है, एक्सआई दिया है 3.2, 5.8, 7.9, 4.5. fi is clearly given a plus 2, a minus 3, a minus 6. ये समझ में आई बात आपको? दिस इज सेकंड कैटेगरी. क्लास नहीं है, ग्रुप नहीं है, कंटिन्यूअस वो वाला बात नहीं है. और इनका मीन भी दिया है. सर हमें फॉर्मूला पता है. क्या फॉर्मूला है? एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. मतलब अगर मैं इन सब का टोटल कर लेता हूँ, मतलब मैं इन सब का अगर एडिशन कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई मिल जाएगा. बराबर है. और अब हमें क्या करना है? इनका अलग से क्या कर लेना है? मल्टीप्लीकेशन. और मल्टीप्लीकेशन करके मैं अगर इनको ऐड कर लेता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा. और सर एक्स बार तो मुझे दिया ही है, तो कहीं ना कहीं कोई इक्वेशन बनेगी. बराबर है. और उस इक्वेशन से मैं क्या कर लूंगा? ए की वैल्यू निकाल ही लूंगा. ये आपका लॉजिक होना चाहिए. सो प्लीज वर्क ऑन इट. सिंप्लीफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ये चीज भूलिए मत. अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है, अपना टाइम सिंप्लीफिकेशन पे दीजिए. हफ्ता भर लग जाए सिंप्लीफिकेशन को, कोई गम नहीं. बट अगर सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग रहा है तो सब गड़बड़ी गड़बड़ है. 2.4 ऑप्शन दे रहा हूं.
और हम लोग जब प्रॉब्लम लिखते हैं तो सिर्फ लिखना नहीं है ब्लाइंडली, आपको साथ ही साथ उसको डिकोड भी करते आना चाहिए। सो गाइस, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया क्या है। सो अकॉर्डिंगली ये देखिए 4.876 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करता हूँ देखिए 3.2 इंटू ए प्लस 5.8 इंटू ए प्लस 2 प्लस 7.9 इंटू ए माइनस 3। ठीक है, हाँ फाइनल एग्जाम में ज्यादा पॉइंट वाले इतने क्वेश्चन आएंगे नहीं, सो डोंट वरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर ही आएंगे, जो कि कैलसी इज नॉट अलाउड। बट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग तो थोड़ा टाइम इसमें लग भी गया। इस टाइप के प्रॉब्लम में मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा 2 मिनट में ही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए बस। सो प्लस 4.5 इंटू ए माइनस 6, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल ए प्लस 2 प्लस ए माइनस 3 प्लस ए माइनस 6, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। क्लियर गाइज? Okay, so finally you will have to solve this now. चलो work on it. Everyone please work. यही प्रैक्टिस है आपका। ऑनलाइन फ्रेंड्स, एवरीवन सॉल्व इट, रिप्लाई फास्ट, फाइनल आंसर दीजिए मुझे। टाइम लगा कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंप्लीफिकेशन आपका तरीके से होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, उसमें कोई खामी नहीं आनी चाहिए। सो यहाँ पे 4.876 मल्टीप्लाई कीजिए 3.2 ए प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 5.8 ए, एग्री, प्लस यहाँ पे क्या करना है अभी 5.8 इंटू 2, क्लियर है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, बराबर है, प्लस 7.9 ए माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7.9 इंटू 3, क्लियर, देन प्लस 4.5 ए माइनस 4.5 इंटू 6 अपॉन टोटल एज आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना ये हो गया 4a माइनस 7। ठीक है, -7 कैसे हो गया सर, -6 -3 -9 हो गया, बराबर है, -9 से ये 2 हमने क्या कर दिया हटा दिया, तो कितना बचा -7। ठीक है, ओके, सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन। अब दोस्तों जो ए वाले हैं उनका अपना ग्रुप बन गया, जो ए के टर्म से उनका अपना ग्रुप बन गया, उनको कंबाइन कर लो, और जो नंबर से उनका अपना ग्रुप बनेगा, माइनस, दिस इज माइनस। सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं बार बार आपको वही चीज दोहरा रहा हूं। सो हियर आई एम एक्सपेक्टिंग 21.4a माइनस 39.1 अपॉन 4a माइनस 7, दिस इज आई एम एक्सपेक्टिंग। ये बस आप देख लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ आपको लगता है मेरा लाइक मैं आगे बढ़ गया आप पीछे छूट गए, सिंपली आपको वहां पे मार्क कर देना चाहिए नोटबुक में कि आफ्टर सेशन मैं इसको टाइम लूंगा बट सॉल्व करूंगा, छोड़ना नहीं उस चीज को। सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये डेसिमल पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, स्पीड कम है आपका, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको क्लियर कीजिए, वही हमें एक्सपेक्टेड है। सो गाइज अब हम लोग ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। So 4.876 into 4a minus 7 equal to 21.4a minus 39.1। Then guys अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, और बाद में a के टर्म्स को एक तरफ लीजिए। सो बताइए a की वैल्यू क्या आती है फाइनली, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन साइड? और ऑब्वियसली नो गेसेस एट ऑल, क्या आया ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग।
टेक योर टाइम, कैलकुलेशंस कीजिए, विदाउट कैलकुलेशन काम नहीं बनने वाला। हम कैलकुलस नहीं पढ़ रहे, हम ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ रहे, इट्स वेरी कॉमन। चलो एवरीवन, कहाँ पे 39.6 आएगा, 39.1 ही है, आया ना, टोटल किया आपने, ये प्लीज चेक करो। अनुराग चेक कीजिए, स्टूडेंट चेक कर रहे हैं। इसका ठीक है, चेक कीजिए, करो प्लस माइनस। So one student calculated this answer correctly and the answer is 2.622. ऑनलाइन में रिप्लाई किया है 2.622 and yes, it is the correct answer. Please cross check it. Yes, 39.1 ही सही है। दिस इज करेक्ट, ये पूरा जो मैंने लिखा है दिस इज करेक्ट वन। यहाँ से आगे का पार्ट में बस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, इसमें मैंने ऑलरेडी कह दिया आपको सिंप्लीफिकेशन में, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू दिस टू दिस, ए के टर्म साइड में आएंगे, नंबर साइड में आ जाएगा, ठीक है। बाद में ए की टर्म से जो लगा हुआ नंबर है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज। आंसर प्लीज नोट कर लीजिए 2.622 एंड आगे बढ़िए। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है। और ठीक है ना, आपसे प्लस में किसी का 41 आ गया होगा, किसी का कुछ दूसरा आ गया होगा, फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी। आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे लिखा मैंने, ये मैटर कर रहा है फिलहाल। मैं लिखा कैसे, किस बेस पे लिखा, इतना समझ में आ गया, दैट्स फाइन। आपकी जो छोटी मोटी गलतियां है, सिंप्लीफिकेशन में टाइम लग रहा है, वो आपको ही क्लियर करना है। थोड़ा टाइम दीजिए उसके लिए कि यार आज बस सिंप्लीफिकेशन ही करते रहेंगे, प्लस माइनस करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे, उसमें स्पीड बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा देता हूं इसी टाइप का। द वैल्यूज 3, 5 and 7 are assigned frequencies k minus 4, k minus 2 and k plus 1 respectively. If the arithmetic mean is 6, find k. बेसिक सा क्वेश्चन है, आसानी से ये सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शंस में दे रहा हूं, k will be 5, k will be 3, k 4 रहेगा या k फिर 2 रहेगा। सो अब सिंप्लीफिकेशन तो आसान रहना ही चाहिए आपको। यू नो दैट द फॉर्मूला इज summation of xi fi upon summation of fi, राइट। सो डेटा भी क्लियर है आपको, xi क्या है और fi क्या है। 3, 5, 7, k minus 4, k minus 2, k plus 1, मल्टीप्लाई 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 ऐड। सो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ xi fi। ओके, देखता हूं मैं, और इनका जो एडिशन है दैट विल बी समेशन ऑफ fi, और x बार इज ऑलरेडी गिवन विच इज 6। परफेक्ट। सो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, सर k विल बी 5। डन गाइस।
ठीक है, बहुत बेसिक सा था, छोटा सा था। सो देखिए 6 इक्वल टू वही है 3 into k-4 + 5 into k-2 +7 into k+1 upon k-4 + k-2 + k+1। तो क्या आ रहा है ये टोटल 6 इक्वल टू, इनका क्या आ गया ये देखो, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? सो आई एम एक्सपेक्टिंग 6 इक्वल टू 15k-15 अपॉन 3k-5। देखिए k+k+k 3k -4 -2 -6 +1 -5। सो देयरफॉर ये इधर आ जाएगा 6 into 3k-5 इक्वल टू 15k-15। देयरफॉर k में सीधा लिख रहा हूँ 5। ठीक है, के टर्म्स आसपास लीजिए, बाकी सबको हटाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर मार्क कीजिए, बाद में आपको ये कंप्लीट करना है। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट प्राइजेस a stock sold at ₹50 per share on one day, ₹40 on the next day, and ₹25 on the third. If an investor bought 100, 120, 180 shares on the respective 3 days, find the average price per share. $30.25, $35.75, 29.5, 30.1। डेटा इज क्लियरली मेंशन्ड, आपको एक्स क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स। ठीक है, 40 इज एक्स, और 40 रुपीज का जो शेयर है या 50 रुपीज का जो शेयर है या 25 रुपीज का शेयर है, देखिए 50 रुपीज के शेयर की फ्रीक्वेंसी है 100, 40 रुपीज के शेयर की फ्रीक्वेंसी है 120, और 25 रुपीज की फ्रीक्वेंसी है 180। इन सबका मल्टीप्लीकेशन इंडिविजुअली प्लस एडिशन, दैट विल बी योर समेशन ऑफ xi fi एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो क्या आ गया 35.75। सो द इंटेंशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि बहुत बार ऐसा मीन मतलब समझ में भी नहीं आएगा, मीन पूछा है। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको उसको डिकोड करते आना चाहिए। आता है? ठीक है, calculate the mean of the first n natural numbers with the numbers themselves as frequency.
क्वेश्चन को पहले पढ़िए, समझिए। ऑप्शन है n इंटू एन प्लस 1/2, नो, 2n प्लस 1/3, 3n प्लस 1/2, d n square plus 1/2. What will be the answer? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहली बात तो इस प्रॉब्लम में आपको ये पता होना चाहिए भैया नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। सो 1 2 3 4 डैश 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 n, और उन्होंने बोला है उनकी फ्रीक्वेंसी भी वही है। सो 1 2 3 4 n। ये क्लियर हो गया आपको? क्लियरली बोला है कैलकुलेट द क्या कैलकुलेट द, क्या बोला है, कुछ तो गलत है, मीन लिखा है क्या? यस, कैलकुलेट द मीन। मीन वर्ड है, एवरेज नहीं है, मीन वर्ड है, ठीक है। मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सो बाकी अभी आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन एन। सो गाइस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, और सबका एडिशन। तो दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डैश 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 एन स्क्वायर अपॉन ये जो टर्म्स है इनका क्या हो जाएगा? एडिशन। सो एडिशन क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस एन। ओके। सो गाइज अब आपको यहां से आगे क्या पता होनी चाहिए? तो कुछ सीरीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? सीरीज। कुछ स्टैंडर्ड सीरीज होती है जो आपको लर्न ही करना है, ठीक है। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह वो सब चीजें ठीक है, बट एक टॉपिक आता है मैथमेटिकल इंडक्शन बोल के, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन। सो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हम डिराइव करें मैथमेटिकल इंडक्शन एंड ऑल वो सब, बट मैथमेटिकल इंडक्शन के जो फंडामेंटल सीरीज के फॉर्मूलाज है वो हम लोग लर्न कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सीरीज कोई बताएगा? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सीरीज? यस क्या? n इंटू एन प्लस 1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पहले 8 नंबर का टोटल चाहिए, फर्स्ट 8 नंबर्स का, तो ऑब्वियसली आप लोग क्या करेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, करेक्ट? कितना होता है ये बताओ? कितना? 36। और ये अगर फॉर्मूला यूज करते 8 इंटू 8 प्लस 1/2, सो 8 इंटू 9/2, सो 72/2, काम बन गया ना? सो अगर मान लो फर्स्ट 102 नंबर्स का आया तो अब तो पॉसिबल नहीं ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, जिंदगी बीत जाएगी। सो फाइनली हमें क्या है? यही बेस्ट है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज सीरीज। तो आपको ये भी ध्यान देना है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीम सीईटी, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी, और वही आप लोग कर रहे हैं, तो आपको सीरीज भी एक जगह रूम में पेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लर्न करना है आपको, छोटे छोटे सीरीज, ठीक है। जैसे कि सर इसका तो सीरीज बता दिया, फिर इसका भी तो बता दो जी, है कि नहीं? इसका भी तो होगा ना कुछ सीरीज, तो क्यूब का भी होगा। तो अब मैं रेस टू 4 का सीरीज नहीं बोलूंगा आपको, बट कम से कम 1 2 एंड 3 ये पावर का सीरीज आपको लर्न होना चाहिए, स्पेशली नेचुरल नंबर। और भी कुछ चीजें आती है तो उसका मैं आपको एक स्टैंडर्ड शीट दे दूंगा, वो आपको लर्न करना है। जब भी प्रिपरेशन करें वो आपके सामने होना चाहिए। तो प्लीज इसका लिख लीजिए सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। दिस इज द सीरीज की फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है और हर एक नंबर क्या है? स्क्वायर फॉर्म में है। यस, और इसका तो आपने अभी अभी नोट कर ही लिया। क्या था इसका? n इंटू एन प्लस 1/2,
और हमें क्या करना है, तो हमें इससे ये डिवाइड करना है। तो अब बताओ सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सो फाइनली क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6 अपॉन क्या लिखना है दोस्तों अभी हमें, ये n इंटू एन प्लस वन बाय टू। क्लियर है, यही करना है ना। ये हटा रहा हूं ऐसे ही। तो ये वाला पार्ट जो है हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला पार्ट यहाँ लिख दिया। सो गाइस फर्दर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 by 6 into this will be what, 2 upon n into n+1. Clear? A upon B upon C upon D is nothing but A by B into D by C. बराबर है। सो फाइनली कट हो गया। तो बताइए क्या बचा, 2n+1, यहाँ पे ये 2 है अपॉन 6 है, सो 2 1 जा 2 3 जा 2n+1 बाय। इस टाइप के क्वेश्चन नीम सीटी या वहाँ पे भी एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, और महाराष्ट्र एमसीए सीईटी में भी एक्सपेक्ट करते हैं सीरीज वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया आपको। तो ये प्रॉब्लम में क्या सीखते हो पता है आप लोग, आपने क्लास लगाया, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज फाइन, बट बेसिक्स मैटर ही करेगा। ठीक है सर, मीन का फॉर्मूला पता चल गया, एकदम बेसिक बेसिक सब चल रहा है, बट गाइस सीरीज ही नहीं लर्न होगा तो फिर तो गड़बड़ होगा, है ना। तो हमें बेसिक चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या मैंने कहा आपको, पहली बात तो कोई भी टॉपिक हो, जैसे मीन है तो मीन के रिलेटेड छोटी छोटी चीजें जो भी है वो आपको नोट करते जाना है। ड्यूरिंग सेशन में बोल तो देता हूँ, बट पॉसिबल नहीं है कि यही सेशन आप रिपीट करते ही रहो या देखते ही रहो। तो ये आदत डाल लो कि आपको नोटबुक में ही करते रहना है। सर ने मैथमेटिकल इंजेक्शन एक वर्ड बोला था, सर ने सीरीज का ये वर्ड बोला था, ठीक है, मैं रेडी दे दूंगा वहां तक, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको तुरंत वो टॉपिक को कहीं ना कहीं से देखना चाहिए। आपको नहीं मिले तो आप मुझे पूछिए, सर कहाँ सोर्स मिलेगा, थोड़ा गाइडलाइन दीजिए, बताइए। समझ रहे। सो कुछ ना कुछ फंडामेंटल बेसिक्स मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ जो आपको पता होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 natural numbers with the same numbers as their frequencies। क्या आएगा आंसर बताइए। यस, ही इज द आंसर, राइट, बिकॉज फॉर्मूला ही पता है ना अभी आपको। अभी अभी तो यही तो लिखा, बस n की जगह क्या आ गया, 10 आ गया। सो यू नो द फॉर्मूला 2n+1 बाय 3। सर यहाँ पे जो n है वो 10 है। क्लियर। सो 2 इंटू 10+1 बाय 3 कर दिया। सो सर ये 20 हो गया, ये 21 हो गया, और ये हमारा आंसर 7 आ गया। डन। क्या, तो वही वही है ना, वही ये देखिए ना। नहीं नहीं, ये तो हमने पूरा पूरा मीन का फॉर्मूला ही है। वो स्क्वायर वाला तो ये है, ये इतना ही है, वो स्क्वायर वाला ये है। क्लियर है, पक्का, ओके। मीन का फॉर्मूला वगैरह वगैरह तो क्या होता है ना, ये छोटे मोटे जो है, जैसे मीन भैया तो 3 बन गए सीरीज हमारे। सर स्क्वायर नंबर का पूछा तो भी पता है। सर अगर मान लो मुझे नेचुरल नंबर्स का क्यूब का पूछा वो भी पता है, और उनका मीन भी पूछ रही है मान लो, तो उसका भी फॉर्मूला पता है। तो अगर ऐसा सब चीज रेडी हो तो और भी आपका सम जो है वो काफी फास्ट सॉल्व होता है। ओके, कुछ बेसिक सी चीजें हैं, नोट कीजिएगा अभी। कुछ प्रॉपर्टीज है, हमेशा याद रखना। अभी देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा है क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कहा आपको, एक स्टैंडर्ड शीट में आपको दे दूंगा, ठीक है।
सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें क्या पता होने चाहिए, देखिए जितने भी ये नाम है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सबके प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। जब आप लोग एकेडमिक्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो उस समय प्रॉपर्टीज हम एज इट इज लर्न कर लेते, 2-3 प्रॉपर्टी, और सीधा छाप के आते हैं। यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज को एज अ एप्लीकेशन हमें कंसीडर करना है कि इन प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन क्या होंगे, वो कैसे यूज कर रहे होंगे, या कैसे किस टाइप के सम्स उस पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सो नोट कीजिएगा, प्रॉपर्टीज थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एएम, प्रॉपर्टीज ऑफ एएम। नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन, given the mean x bar and total number of observations ये स्टेटमेंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, बेसिकली ये हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया है, बट इससे हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इफ वी नो द मीन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल क्या मिल जाएगा, ऑब्जर्वेशंस का सम मिल जाएगा। क्लियर है, वही चीज है। सो गिवन द, ये क्यों स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, ये वर्डिंग फॉर्म में जब क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बोल क्या रहा है ये बंदा। ठीक है, जनरली हमें आदत क्या होती है, इक्वेशंस के फॉर्म में देखने की, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में देखने की आदत होती है। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, गिवन द मीन एक्स बार एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, we can find the sum of all the observations by multiplying, किसको किससे मल्टीप्लाई करने से, x बार टू n, that is summation of xi is equal to, क्या होता है दोस्तों बोलो, n इंटू एक्स बार। सो ये आपको पता ही है बट इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। नंबर टू, the sum of deviations of all the observations from the AM arithmetic mean is always zero। इस पे भी निम सीईटी में क्वेश्चन आ गया है एक बार, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी है, ये है दैट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो। एक्स आई कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, जो भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है उनमें से अगर क्या माइनस कर दिया, मीन माइनस कर दिया, उसी का क्या माइनस कर दिया, मीन माइनस कर दिया, और फिर ऐड कर दिया तो क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई भी 2-3 नंबर लीजिए, उसका क्या निकालिए, मीन निकालिए, और जब आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से वो मीन माइनस करके आंसर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। लॉजिकली भी आप इसको समझ सकते हैं, हम निकाल कर रहे, एवरेज निकाल रहे हर नंबर का, यानी उस सीरीज का, और उससे अगर मान लो एवरेज माइनस कर देंगे तो जो बचेगा टोटल वो जीरो है, तभी तो एवरेज जनरेट हुआ था। अब गाइस उसी को हम बोलते हैं सम ऑफ डेविएशंस। ठीक है, बोले तो यहाँ पे एक मिनट, एक्स बार हमने इस्तेमाल किया, इस टर्म को हम बोलेंगे सम ऑफ डेविएशन। आगे बढ़ते हैं, ये भी हम लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम में कवर कर लेंगे। नंबर थर्ड, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ origin and scale। Effect of origin and scale, so please note down, AM is
affected by both change of origin as well as scale ये कुछ पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। इफ yi इक्वल टू xi प्लस माइनस a, देन y बार इक्वल टू x बार प्लस माइनस a और x बार इक्वल टू y बार प्लस माइनस a। ये मैं समझाता हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। नंबर 2, इफ yi इक्वल टू h इंटू xi, देन y बार इक्वल टू h इंटू x बार और x बार इक्वल टू y बार अपॉन h। नंबर 3, if yi इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, देन y बार इक्वल टू x बार माइनस a अपॉन h और x बार इक्वल टू a प्लस h y बार, h इंटू y बार। ओके, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिलते हैं, जैसे ये कुछ नंबर्स दे दिए आपको, ठीक है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब अगर इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में से, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन बोले तो क्या है, एक्स है, अगर हम एक फिक्स नंबर प्लस कर दे या माइनस कर दे, फिक्स नंबर प्लस कर दे या माइनस कर दे, तो हम लोग क्या किया, उसका ओरिजिन ही बदल दिया। जैसे मैंने -1 कर दिया हर एक से, ये 4 है मान लीजिए। सो गाइज ये क्या आ गया, 1 4 12 एंड क्या आ गया 3, ठीक है। सो पहले ये xi था ये सीरीज, अभी ये सीरीज क्या बन गया दोस्तों, yi। ये देखिए, ये समझ में आ गई बात आपको। पहले xi था यानी x1 x2 x3 x4, उससे हमने a को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस या प्लस कुछ भी, मैं माइनस वाला बता रहा हूं, तो ये बन गया yi। सो बेसिकली अगर हमें इस सीरीज का मीन पता होता, xi का अगर मीन पता होता, तो हम लोग उसमें बस क्या करते, जो प्लस माइनस ए था उतना करते, तो डायरेक्ट हमें नए सीरीज का क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि सर इसमें से ये नंबर हटाइए, नया सीरीज मिलेगा, फिर नए सीरीज को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करो, तब जाके क्या मिलेगा, वाई बार मिलेगा। बट हमें ये छोटे छोटे जो प्रॉपर्टी है, इनसे हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है, जब हम लोग ये जो हमारी ओरिजिनल सीरीज है, देखो स्केल मतलब बड़ा छोटा करना, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्केल बदल रहे हैं। जैसे हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, 10 हो गया, 26 हो गया, 8 हो गया, उसी प्रपोर्शन में, बट क्या हो गया, सीधा स्केल डबल हो गया, स्केलिंग बाय फैक्टर 2। समझ में आई बात, ठीक है। और सेम स्केलिंग डाउन बाय फैक्टर 2 भी कर सकते हैं हम, या फैक्टर 3, जो भी कुछ है। सो गाइज वो स्केलिंग होता है, प्लस माइनस करना यानी चेंज ऑफ ओरिजिन, और स्केलिंग करना मतलब क्या करना, डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? तो उस केस में ये देखिए, अगर हम लोग हमारे ओरिजिनल सीरीज को अगर एक फिक्स नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें नया सीरीज मिलेगा, बराबर है। फिर हमें उस नए सीरीज का मीन निकालना पड़ेगा। शॉर्टकट ये बोलता है कि जो मीन होगा इस ओरिजिनल सीरीज का, उसी को क्या कर दो, वो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कुछ होगा सेम, बट आपको ये करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई बार मिल जाएगा। मतलब एक्स बार बोले तो क्या होता है, वाई बार अपॉन एच होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, राइट डाउन द am of the am of 15 values
is 48 if 3 is added to each value find the new arithmetic mean. Find the new arithmetic mean. नया अरिथमेटिक मीन चाहिए दोस्तों, तो आप तो तुरंत अब निकाल सकते हैं। 41 है, 51 है, 60 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके निकालना है, ठीक है। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए आपका। क्या आया आंसर? 51। हाउ इट इज 51 गाइस? देखिए एक्स बार कितना है सर? 48 है। एन कितना है सर? 15 है। और अगर हमने हर एक वैल्यू में क्या ऐड किया? 3 ऐड किया ना, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? हर एक ये जो 15 ऑब्जर्वेशन है सब में 3 ऐड कर रहे हैं, तो चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं या चेंज ऑफ स्केल? चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन हमको ये बोलता है कि वाई आई में क्या है? वाई आई में मतलब क्या है? एक्स आई प्लस 3 कर रहे हैं ना। हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? नया सीरीज मिलेगा। हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? मीन दिया है यहाँ पे हमको ना, मीन कितना दिया है? 15। प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारी भैया? जो मीन है उसमें बस क्या कर लो, प्लस माइनस करने से हमारा काम बन जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जो एक्स बार है प्लस क्या कर देंगे? 3 कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? वाई बार मिल जाएगा। सो 48 है ना, मीन दिया है 48, तो 48 प्लस 3 करेंगे, सो वाई बार मिल जाएगा। वाई बार क्या मिला हमें? और दूसरा तरीका फिर क्या होता दोस्तों यहाँ पे कि सर फिर हमें ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पता करने होते, है ना। अगर पता ना होते तो फिर टोटल निकालना होता, फिर टोटल में हमें वो 3 का जो भी कुछ है उसके हिसाब से नया टोटल निकालना होता, फिर उसको हम एन से डिवाइड करते। सो प्रॉपर्टीज का हेल्प आपको ऐसा होने वाला है। क्लियर हो गया आपको ये? डन, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे मैं क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले प्रॉब्लम डील करेंगे, और भी अरिथमेटिक मीन में छोटी छोटी चीजें। अरिथमेटिक मीन जो है ना वो मेजर टॉपिक है, ये आपको जनरलाइज लगेगा, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी चीजें उसमें छुपी हुई है, तो हम लोग उससे डील करेंगे। उसमें कुछ वैरायटी होगी तो उससे डील करेंगे, एंड देन इस टॉपिक को कंक्लूड करके आगे के टॉपिक्स पे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।